नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम ये अब हिंदी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी में ग्रामर तो देखिए नॉर्मल ही है। तो हम इसकी पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इस पे 10-15 नंबर की एमपी टेट में शिक्षा शास्त्र आती है। तो इसकी हम एमपी टेट की ये देख लेते हैं, जिससे कि हिंदी की हेल्प मिलेगी, प्लस अगर आपने संस्कृत ली होगी तो उसमें हेल्प मिलेगी, या इंग्लिश ली होगी तो इंग्लिश में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हेल्प तो वैसे सारे सब्जेक्टों को मिलेगी, क्योंकि पेडागोजी लगभग सभी में सेम होती है, किसी में अंतर थोड़ी होता है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम बात ना करते हुए सीधे ये पढ़ते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का एक प्रमुख बिंदु है। सही बात है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना। वो जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई से सीख रहे हैं, हम किसी कार्य को करना सीख रहे हैं, वो भी एक अधिगम है। हम मतलब कि या क्राइम सीख रहे हैं तो वो भी एक अपने आप में अधिगम है। ठीक है, किसी भी चीज़ का सीखना वो अपने आप में एक अधिगम कहलाता है। अधिगम द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। मतलब अधिगम जब हम सीख जाते हैं तो हमें परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन स्थायी भी हो सकता है या अस्थायी भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि पहले बच्चा लिखना सीखता है, का खा गा गा वगैरह लिखता है, डंडा बनाता है, मतलब भिन्न भिन्न तरह का पेंसिल चलाता रहेगा। लेकिन फिर जब वो लिखना सीख जाएगा तो फिर वो उस तरह के वर्ड नहीं लिखेगा, उसमें लिखना सीख गया ना तो वो एक स्थायी परिवर्तन हो गया। तो अधिगम द्वारा ये व्यवहार में ही उसके स्थायी परिवर्तन आ गया, वो लिखेगा सीधे, उल्टा सीधा नहीं बनाएगा। ठीक है, ये स्थायी परिवर्तन होता है। चलिए, भाषा अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये भी सही है कि भाषाई उसके व्यवहार में परिवर्तन ला देगा। अधिगम जब वो सीख जाएगा तो वह व्यवहार करने लगता है उसी अधिगम के थ्रू। अब कुछ कथन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आती रहती हैं। ईएल पील के अनुसार भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्ति में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल लगता है। तो एक कथन है, कथन को आपको सीधे ही याद करना पड़ेगा, और ये सीधे ही क्वेश्चन आते हैं इनके, तो सीधे राइट आंसर भी लगाना पड़ेगा। तो ये ईएल पील के अनुसार हो गया। अब स्किनर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक है, तो आप सीधे देख लीजिएगा। और गेट्स के अनुसार अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव को ही अधिगम कहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे कि सबका मतलब यही है कि अनुभव से या परिपक्वता से कैसे भी व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है, जो हम सीख जाते हैं, तो सबने उसी को कहा है अधिगम के विषय में। ठीक है, एक ही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को सीख जाना और उसको व्यवहार में अप्लाई कर देना, वो सारा अधिगम है, या किसी भी चीज़ को सीखना अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्रॉनबर्ग के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए, सबका एक ही मतलब है, लेकिन परिभाषाएं आ जाएंगी सबके कथन, तो हमें वही लगाना पड़ेगा। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण ही व्यवहार परिवर्तन सीखना है। ठीक है, सारा वही हो गया। अब देखिए, भाषा अधिगम की प्रक्रिया, इनकी प्रक्रिया क्या कैसी होती है, कैसे सीखते हैं। तो भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है जो निश्चित नियमों का अनुसरण करके विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम, इन्होंने भाषा अधिगम की बात की है, तो भाषा अधिगम एक क्रिएटिविटी चीज़ है अपने आप में। भाषा को सीखना एक व्यक्ति का मानसिक विकास भी उसमें होगा, क्योंकि मानसिक रूप से भी वो प्रयास करेगा, शारीरिक रूप से भी प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है, अधिगम के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। सही बात है कि अधिगम के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। औपचारिक शिक्षा जो हो जाती है, जो एकदम विद्यालयों वगैरह में दी जाती है, वो हो गई औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो विद्यालयों में नहीं, कहीं भी मिल जाती है हमको अचानक। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम बाइक चला रहे हो, अब बाइक चला रहे हो, हमारे आगे कोई बाइक चला रहा है, और बाइक चलाने के बाद वो तेज़ गति से गया और ब्रेकर में उसने स्लो नहीं करी, तो ब्रेकर में जब उसने पार किया गाड़ी, उसने स्लो नहीं की तो वो गिर गया। तो हमने देखा कि नहीं नहीं, कि हम भी हो सकता है उस तरह करते अगर वो नहीं गिरता, कि हम भी तेज़ गति में ले जाते, लेकिन देखा कि वो गिर गया, तो हमने उससे सीखा कि यार नहीं गिरते हैं इस तरह, तो हम उससे सीख गए कि नहीं नहीं ब्रेकरों में स्लो कर लेनी चाहिए गाड़ी। तो ये अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तो भाषा अधिगम के लिए इस तरह हमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पांचवा देखते हैं। प्रत्येक बालक जिस भाषा परिवेश में रहता है उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? कि जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत में अगर आप मान लीजिए यूपी में रह रहे हैं कहीं भी, या फिर ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए हिंदी बोली जा रही है, तो बच्चे को हिंदी सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे हिंदी सीख ही जाता है। जैसे कि वो धीरे धीरे
प्यास लगेगी उसको, तो हम लोग पानी पानी बोलते रहेंगे, पानी चाहिए बच्चा, पानी चाहिए। तो वो समझ जाएगा कि जो पानी हम पीते हैं जिससे मेरी प्यास बुझती है उसको पानी कहा जाता है। तो ये ऑब्जर्व सारी चीज़ें कर लेता है, उससे सीखता है। इसी तरह विदेशों में देखिए जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ पे वो बच्चा वाटर वहाँ पे कहते हैं उनके मम्मी पापा या उनके परिवार वाले, तो वो समझ जाता है कि उसकी प्यास बुझ रही वाटर से, तो वो नेचुरल रूप से वाटर उसे स्वीकार कर लेता है, कहना सीख जाता है। ये चीज़ है इसका मतलब। चलिए, भाषा अधिगम से संबंधित कुछ विशिष्ट विचार। भाषा अधिगम के कुछ विशिष्ट विचार दिए हैं, तो क्या क्या है। नियम चॉम्स्की, इन्होंने कहा है बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जन्मजात क्षमता होती है उनमें, नहीं तो वो बड़े हो तब सीखें ना, वो पैदा होने के बाद से ही विकास में लग जाते हैं, सीखने में लग जाते हैं। ठीक है, वो कुछ भी आप देखिए वो विकास में पहले मम्मी मतलब मम्मी पापा जो स्वरों का जो होते हैं इस तरह के बोलने का प्रयास करता है, वो सारी चीज़ सीख के ही प्रयास करता है। ठीक है, तो उनमें जन्मजात क्षमता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कही कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज, समाज के अंतर्गत परिवार भी उसका आ जाएगा। तो अगर वो बच्चा मान लीजिए उसको जंगल में छोड़ दीजिए, वो किसी से नहीं सीखेगा, तो वो हो सकता है पक्षियों की तरह ही बोले, क्योंकि वो जो देखेगा वही सीखेगा। और समाज में हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, हर तरह की प्रक्रिया करते हैं, तो उसी तरह वो सीखता चला जाता है। ठीक है, तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा। स्किनर, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ये भी इन्होंने सही कहा कि बच्चे हमेशा अनुकरण करके ही सीखते हैं किसी भी चीज़ को। कि आप पानी को, आपने जब पानी बोला तो उसने अनुकरण ही किया कि ये भैया या पापा हमारे इसको पानी बोल रहे हैं, तो इसको हम भी पानी बोलेंगे। अनुकरण द्वारा उसने सीखा। ठीक है। पियाजे, भाषा अधिगम मूलतः संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। चलिए आगे देखते हैं भाषा अधिगम की विशेषताएं। भाषा अधिगम, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, भाषा अधिगम का अध्ययन करने से इसकी कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं जो निम्नवत हैं। कौन कौन सी। मनुष्य में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। और बालक भाषा को बोलने और समझने की योग्यता के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है। तीसरा, बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है, ये भी सही बात है, ये क्या अभी अभी हमने देखा। भाषा बच्चे के बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल सही बात है कि जब एक भाषा होती है तो भाषा से ही एक जो संवेगात्मक या बौद्धिक विकास होता है, भाषा एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि भाषा से ही व्यक्ति बोलना सीखता है, अच्छी तरह बोलना सुनना, तो उसमें बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है। और रुकिए, बालक अपने परिवेश के वयस्कों से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है, वही वातावरण से। बालक की मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक अवसर प्राप्त होता है, उसकी जो प्राथमिक भाषा होती है मातृभाषा, वो अनुकरण करके सीखता है। सारी चीज़ें वही है लगभग। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। सही बात है। भाषा एक अर्जित क्षमता है, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्जित करता ही है बालक। ठीक है, भले खुद से करता है, समाज से करता है, लेकिन अर्जित ही करता है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ये भी बात सही है, समाज की संपत्ति है जिससे आने वाले हम अपने जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन उनको देते हैं। अब भाषा अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है। अब इसमें कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती हैं। सीखने वाले का परिवेश, परिवेश अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप परिवेश अच्छा नहीं होगा तो उस तरह की भाषा नहीं आप सीख पाएंगे। ठीक है, यही अंतर होता है कि लोग, अगर कई लोग होते हैं इंग्लिश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारी भाषा अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, नहीं भी है। कि आप बात करिए एक जैसे कि यहाँ वयस्क व्यक्ति हो जाता है, वो इंग्लिश सीखने का प्रयास करता है, उसको बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक अंग्रेजी बच्चे की बात आप कर लीजिए तो वो उसी वातावरण में पैदा होता है तो बोलना सीख जाता है। तो ये परिवेश से अपने सीख गया, वो नॉर्मल सी बात है। हम ही हैं, अपने बच्चे को वहाँ पहुँचा देंगे तो वो भी बोलना सीख जाएगा, सब वातावरण का खेल है। ठीक है। शारीरिक विकलांगता, तो ये भी हो जाता है, शारीरिक विकलांगता हो, नहीं बोल पा रहा बच्चा तो भाषा अधिगम में कठिनाई हो रही है, नहीं सुन पा रहा है वो भी। मानसिक स्वस्थता, मानसिक बीमारी है, स्वस्थ नहीं है, तब भी उसका विकास धीरे होगा। सारे बच्चों के बच्चा तब भी उसको सीखने में बहुत वो होगा। संकोची स्वभाव, संकोची स्वभाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। संकोची स्वभाव जैसे कि कोई आप शहर में पढ़ रहे हैं, एक गांव का बच्चा आ गया, अब वो संकोच से रहेगा कि यहाँ पे उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, समायोजन करने में दिक्कत होगी, तो उससे वो उसका विकास भी धीरे होगा, भाषा अधिगम का तो होगा ही होगा। भय युक्त वातावरण, भय युक्त वातावरण भी इसका वो है कि जहाँ पे दबाव तानाशाही में रहेगा बच्चा, तो अभी नहीं विकास अच्छी तरह से कर पाएगा। आत्मविश्वास का भाव, ये भी है। और शब्दों के संगत अर्थ का ज्ञान का अभाव, कि कई बार
बोलना सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं होता है, तो इससे भी उनका प्रभाव ही करता है वो। ठीक है, अब भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, ये सब हिंदी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम, लेकिन संस्कृत में भी यह आ सकता है और बाल विकास में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, भाषा संप्रेषण का परम साधन है। संप्रेषण मतलब बातचीत, बोलचाल का। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको संप्रेषण बोल देते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो भाषा संप्रेषण का एक परम साधन है। बालक में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है, उसके इसी जन्मजात क्षमता को सुव्यवस्थित रूप से एवं सही दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। सही बात है। इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं कि उसके जो भाषाई जो जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो सीखना जन्म से ही सीख के आता है, उसमें प्रकृति ने जैसा बनाया है कि वो सीखने का प्रयास कर लेता है। ठीक है, तो हमें उसके पास एक सही शिक्षण, सही निर्देशन, सही गाइडेंस की जरूरत होती है कि उसको सही गाइडेंस देंगे तो अच्छी तरह वो सीख जाएगा वो चीज़ों को। नहीं तो वो सीखेगा तो वैसे भी, लेकिन तब गलत तरीके से सीख जाएगा वो। चलिए देखते हैं कौन कौन सा उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसका सीखने का, कि भाषा ज्ञान की वृहद राशि तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। विज्ञान एवं तकनीकी चाहे जितना विकसित हो जाए, इसका महत्व कभी भी कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी हो गई तो इनको भी सीखने के लिए हमें किसी न किसी भाषा की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी भाषा ज्ञान नहीं है तो हम इन तकनीकों को नहीं समझ सकते, ना इनमें खोज कर सकते हैं, ना इनमें ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इनको भी किसी न किसी भाषा से ही हम सीखेंगे। ठीक है, इसकी उद्देश्य हो गया कौशलात्मक उद्देश्य। भाषा के चारों कौशल SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को प्राप्त करना भी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नोट क्या है कि दातव्य हो कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। इसमें बदलाव करने पर भाषा अधिकतम सीधे तौर पर प्रभावित होगी। ये इन्होंने ये कहा है कि बच्चा कि जब वो भाषा अधिगम करता है तो किस तरह की प्रक्रिया करता है। पहले वह सुनता है, सुनते 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 उसका दिमाग काम करता है, फिर वो बोलने का प्रयास करता है, फिर वो बोलने लगता है। अब बोलने के बाद आती है प्रक्रिया, जब वो सुनना और बोलना सीख गया तो फिर पढ़ने का प्रयास करता है, और पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास करता है। इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। ये पेपर आ जाता है कि ये जो अधिगम कौशल हैं इनको किस तरह क्रम बताइए इनका, तो ये इसी तरह क्रम में हम लिखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अगर इनका क्रम हम चेंज कर देंगे तो इनको गलत हो जाएगा। ठीक है, रसात्मक उद्देश्य, साहित्य को संचित ज्ञान एवं रस आनंद का स्रोत कहा गया है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रसास्वादन के लिए साहित्यकार के सूक्ष्म भावों और विचारों की रसानुभूति करने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है कि हमारे साहित्यकार या कवि जो साहित्य लिख के गए हैं या और भी प्राचीन काल में जो लिख के गए हैं, तो उसका हमें ज्ञान, उनकी भावनाओं का, कि उन्होंने लिखा क्या है, उनका भाव क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा। जब तक हमें भाषा की जानकारी नहीं होगी, उसके अधिगम की जानकारी नहीं होगी, तो हम ये भी नहीं कर सकते, इसको आगे भी नहीं ले जा सकते। तो रसात्मक उद्देश्य भी है इसका। ठीक है, चलिए सृजनात्मकता के प्रकटीकरण का उद्देश्य। भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है। भाषा शिक्षण के द्वारा लेखन की मौलिकता का विकास होता है, विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, ये भी। अब भाषा शिक्षण के संबंध में नियम चॉम्स्की और जीन पियाजे के विचार परस्पर विपरीत हैं। अच्छा, इन दोनों का विकास एकदम विपरीत है। कैसे? ये ऐसे हैं कि चॉम्स्की बालक में जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता को स्वीकारते हैं, कि उन्होंने, चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अधिगम की जो क्षमता होती है बच्चे में वो जन्म से ही होती है, नेचुरल रूप से होती है। लेकिन पियाजे ने कहा है कि भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है, संज्ञानात्मक विकास का परिणाम, ये जन्मजात नहीं होती। इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, चलिए भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर। इन भाषा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, तो पहले हम देखते हैं क्या है भाषा अधिगम। क्या है? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। कैसे? कि भाषा सीखने के लिए, जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, अगर मान लीजिए हिंदी तो खैर हमें मान लीजिए आती है, और इंग्लिश हम सीखने जा रहे हैं, तो एक व्यवस्थित ढंग से हम सीखेंगे, तो वो जो हम सीख गए तो उसे हम भाषा अधिगम कहेंगे। और जो हमें वातावरण से मिल गई, जो हमें अपने परिवार से, समाज से मिली, और हम बोलते बोलते हिंदी बोलना सीख गए, वो भाषा अर्जन हमारी। ठीक है, तो ये अधिगम और अर्जन में अंतर हो गया। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, SBPL जो था वो। और भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। सही है,
भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा को सीखने में बनी रहे। सही है कि भाषा अधिगम जैसे हम सीख रहे हैं तो उसकी परिस्थितियों का जैसे कि माहौल नहीं मिलेगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। कोई नई भाषा सीखनी है तो हमें माहौल मिलेगा कि सामने वाला मान लीजिए हमारा मित्र हो गया, वो भी वही भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो कुछ गलत वो बोलेगा, कुछ हम बोलेंगे, लेकिन एक वातावरण बनेगा तो हमारी हेजिटेशन दूर होगी और हम बोलेंगे। इस तरह बोलते बोलते ये वातावरण, इस तरह के कई वातावरण हम कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कराती हैं, या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में हो सकता है, एनजीओज में हो सकता है, ये कई चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब भाषा अर्जन की बात करते हैं कि जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम माता पिता, हम घर में अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं तो कोई व्यवस्थित ढंग से थोड़ी सीखते हैं, वो हम अनुकरण करके जैसा वो बोल रहे हैं फॉलो करते जाएंगे और सीख जाएंगे। तो ये हमारी बिना व्यवस्था के ही हम सीख जाते हैं, तो ये हमारी अर्जन हो जाती है, ये अर्जित की हमने। अब भाषा अर्जन जो है मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता होती है। सही बात है, क्योंकि ये जन्मजात क्षमता हो गई, हम जिस भी वहाँ रहेंगे जिस वातावरण में तो उसी की भाषा हम सीख जाएंगे, तो ये भाषा अर्जन हो जाती है। अब अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। बिल्कुल सही बात है, सारे पॉइंटों का वही अर्थ है, आप समझ सकते हैं कि भाषा का अर्जन उसके वातावरण से, उसके परिवार से, उसके समाज से होता है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना हम दूसरी लैंग्वेज सीखने में करते हैं, मतलब भाषा अधिगम में करते हैं, अर्जन में उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। सही बात है, ये तो हम एकदम अव्यवस्थित तरीके से सीखते हैं, लेकिन यही हमें अगर अच्छा वातावरण मिले, हमें क्या मतलब कि वो तो देंगे, देने वाले परिवार हमें दे सकता है या इंस्टीट्यूट में मिल सकता है हमें। बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट तो होता नहीं, खैर परिवार वाले ही दे सकते हैं इसको। तो अगर वो एकदम सही तरीके से करें, जैसे भाषा का अधिगम करवा रहे हो तो उसमें विकास और अच्छा होगा, भाषा अधिगम और अच्छा होगा बच्चे का। ठीक है, अब भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। बिल्कुल सही बात है कि जिस क्षेत्र में, क्षेत्रीय भाषा भी अपने आप में एक मातृभाषा है। कि कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि बिहार का व्यक्ति है कोई, या फिर हम अपने ही उदाहरण ले लें किसी गांव में, तो हम में हिंदी की भी जो क्षमता आई है बोलने की, सीखने की, हिंदी की अधिगम क्षमता, तो ये हमें वातावरण से मिली है, लेकिन प्राथमिक रूप से हमें क्षेत्रीय मिली है, क्योंकि हम जिस गांव से होंगे, जिससे भी होंगे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा में थोड़ा अंतर होता है, तो हम दोनों भाषा सीख गए, कहाँ से? वातावरण से। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण की इस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। ये तो मतलब कि ऑप्शनल है, जब ऑप्शन होंगे तो और क्लियर होंगे क्वेश्चन, तो इसके राइट आंसर ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, यही, ये सारे ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है? तो इसका भाषा प्रयोग पर बल देना। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व किसका? समाज का है। सही बात है। चलिए भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने इस पर सबसे अधिक बल दिया, किस पर? कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। उन्होंने समाज में जो भाषा प्रयोग होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया, किसने? वाइगोत्स्की महोदय ने। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो ये ऑप्शनल से हैं सारे, ऑप्शन होंगे तो और क्लियर होगा, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें सबसे प्रभावी यही होगा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। चलिए समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या है? तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? स्व अभिव्यक्ति करते हैं, ये जानते हैं। सही बात है कि पहली कक्षा में जब प्रवेश लेंगे तो वे अपने आप की बोलेंगे, आत्म केंद्रित रहेंगे, अपनी ही बात रखेंगे, दूसरे की सुनने से कोई मतलब नहीं, वो टीचर हो, बच्चे हो, कोई भी हो, मित्र हो, कोई भी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। ये किस प्रकार की कक्षा में होता है? ये सारे मतलब कि ऑप्शनल हैं, ऑप्शन होंगे तब हम क्लियर और अच्छे से कर पाते हैं। कर अभी भी लेंगे वो अलग की बात है, लेकिन ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन चेंज हो जाएंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसका आप देख लीजिए कि बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान
स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। किस कक्षा में? बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में। चलिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना। उच्चारण सुधारने का कार्य इन कक्षाओं में करना चाहिए। किन कक्षाओं में? प्राथमिक या प्रारंभिक कक्षाओं में। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? समृद्ध भाषिक वातावरण का। ठीक है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। ये किसका मानना? महात्मा गांधी की। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उसकी मातृभाषा में रहेगी तो वो और अच्छी तरीके से सीख सकता है, रुचिपूर्ण सीखेगा। और जब बच्चे की रुचि हो जाएगी तो उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर है भाषा का प्रयोग सीखना। भाषा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। चलिए, बच्चे प्रारंभ से होते हैं बहुभाषिक होते हैं, बहुत भाषा उनमें सीखने की क्षमता होती है। तभी तो वो धीरे धीरे जो बाल्यावस्था तक आते हैं तो अपने क्षेत्रीय भाषा प्लस हिंदी भाषा या वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज वो भी सीख जाते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो हम ध्यान देंगे हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने कहा था जन्मजात क्षमता होती है भाषा विकास की। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, आंशिक रूप से होता है। चलिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? तो समाज के बाहर नहीं हो सकता। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, मानसिक स्वस्थता की कठिनाई नहीं आती। भारत संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं? 2 हैं। और लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, ताकि उनका जो इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, उनकी धरोहरें क्या है, ये सारी जानकारी उनको इससे मिलती है। तो ये दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, इससे क्या आशय है? इससे आशय कक्षा में प्रिंट संबंध वातावरण से। पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ाते हुए नजर आता है। इसका संभावित कारण क्या है? उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। ठीक है। बाल साहित्य होता है जैसे दीवारों पे चित्र वगैरह बना देना, ये सारा बाल साहित्य, ताकि उनमें रुचियाँ उत्पन्न हो। ये केवल बच्चे में रुचि जागृत करने के लिए है, क्योंकि रुचि जागृत हो जाएगी तो हमारा आधा काम वहीं खत्म हो गया। फिर केवल उनको पढ़ाने के बचा, उनमें रुचि जागृत बहुत कराना। तानाशाही में यही तो होता है कि तानाशाही में कोई रुचि शिक्षक ध्यान नहीं देते कि रुचि उत्पन्न हो रही कि नहीं, वो पढ़ाए और चले गए, कुछ मतलब नहीं। ठीक है। लेकिन रुचि में ये होता है कि जब तक बच्चे की रुचि नहीं जागृत होगी, टीचर भिन्न भिन्न तरीके इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है। और कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताएं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? इसमें रखेंगे कि बच्चे की किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की ज़रूरत है प्राथमिक रूप से, और हम दे रहे हैं उन्हें 9th हाई स्कूल की, कहाँ से हो सकता है? तो इस प्रकार हम विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ में कि उन्हीं के अनुरूप है कि नहीं। बच्चे अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं विद्यालय से आने से पूर्व ही। ठीक है। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के अर्जित करता है। क्या? उनकी भाषा अर्जित करता है वहाँ से, समाज और वातावरण की। भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखना। ऑप्शनल है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है। पेपर में आए हैं, उन्होंने सीधे पॉइंट रख दिया और उसका आंसर रख दिया। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। किस उद्देश्य के लिए? तो मातृभाषा का व्याकरण सीखने के लिए। ये उद्देश्य कोई नहीं होता। ठीक है। वो हम सीखते हैं सर्वांगीण विकास के लिए, व्यवहारिक विकास के लिए भाषा वगैरह। ठीक है। भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? स्वाभाविकता का अंतर है उसमें। बिल्कुल सही चीज़ है ये। इस तरह के परिवेश में बच्चों का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। किसमें? एकल परिवार, जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, एकल परिवार में। ठीक है। इस तरह के परिवेश में भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो भाषा परिवेश का। बिल्कुल सही बात है। अर्जित करने में और सीखने में केवल परिवेश का अंतर है, और एक व्यवस्थित तरीके का अंतर है, वो सारा परिवेश में ही आ जाएगा। ठीक है। और देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। इसलिए पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। सारे ऑप्शनल। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से क्या है? यह अवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जब उनको
मतलब कि बच्चों को सीखना, जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए तभी सीखें, ऐसा थोड़ी है। उसके पहले भी कई चीज़ सीख सकते हैं, है कि नहीं? कैसे सीख सकते हैं? देखिए कि अगर उन्हें आ नहीं आया तो क्या वो ये नहीं सीखेंगे कि आम मीठा है? अगर उन्हें फा नहीं आया तो वो नहीं समझेंगे कि ये फल है, कि क्या है, ये पेड़ है कि ये पौधा है। क्यों नहीं सीखेंगे? पहले भी सीखते हैं वो। तो ये अवैज्ञानिक है, इसीलिए इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। भाषा के संबंध में स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है किसकी? भाषा अर्जन की। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी कक्षा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तभी उसको अच्छा लगेगा और रुचि जागृत होगी कि जो टीचर है हमारे वो सहज है, प्रेम से, मतलब कि प्रेम से समझा सकते हैं। और एक अच्छे टीचर वही होता है जो सबकी मातृभाषा का सम्मान करे। बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है? कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। बिल्कुल सही बात है, उनके द्वारा लिखी गई बात का हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ भी लिखा हो, उन्होंने कुछ भी, अगर पेन से उन्होंने पेज में कुछ भी घिच-पिच अगर भी किया है तो ये उसने कुछ मानसिक रूप से कुछ करते हुए किया है, समझ रहे हैं? नहीं तो खास बैठा रहता नहीं, लेकिन उसमें कुछ करने की इच्छा थी तो उसने पेज में पेन से या पेंसिल से कुछ घिच-पिचाया भी है ना, तो उसने कुछ लिखा है। धीरे धीरे वो लिखना सीख जाएगा, वो अलग की बात है। तो उसने जो किया उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण पर शोध बताते हुए कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। क्या? अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? सही, प्रश्न पत्र की कोई खास भूमिका थोड़ी है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर का आधार नहीं है कुशलता। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का भी विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। कैसे? परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत से। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? कि भाषा विकास अगर बच्चे करना है तो घर में अगर लड़ाई वगैरह हो रही है और गाली गलौज हो रही है तो बच्चा भी वही सीखेगा। लेकिन हम अगर उसका अधिगम, उसका अच्छे से करना चाहते हैं उसका विकास, तो हमें उसका वातावरण अच्छा बनाना पड़ेगा अपने घर में, क्योंकि घर से ही सबसे ज़्यादा अधिक सीखता है। तो वो देखेगा कि घर में कितने प्यार से सब लोग बातचीत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वही वो सीखेगा। ठीक है। पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए ज्ञान निर्माण में। ठीक है, ज्ञान निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को पढ़ाते समय हमें एक पॉजिटिविटी का, कि उसने कुछ भी किया है तो उसमें हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसने पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो अच्छा ही किया है। नहीं तो खाली बैठा रहता, कुछ ना करता। कुछ ना करने से बेहतर होता कुछ करना। तो उसने कुछ किया है तो मतलब वो सीखने के प्रति वो अपनी रुचि दिखा रहा है, वो सीखना चाहता है। ठीक है, तभी उसने कुछ किया है। ये हमारे मतलब कि हमारा परसेप्शन रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी की पहली क्लास कैसी लगी बताइएगा। और इसी तरह हम हिंदी की पहले पेडागोजी ख़त्म करेंगे, फिर व्याकरण बहुत जल्दी ख़त्म कर जाएंगे। ठीक है, तो एमपी टेट का एग्ज़ाम का टारगेट है इसमें। तो चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, और आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो या अच्छा लगा हो तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों तक अपने पहुंचा दीजिए जिनकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार।